हेलो गाइस, वेलकम टू प्रशांत वर्ल्ड ऑफ एचआर, जहां मैं आपका दोस्त प्रशांत लाता हूं आप लोगों के लिए एचआर से जुड़ी जॉब्स, एग्जाम्स, रिव्यूज, गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स और एचआर के रिलेटेड टॉपिक से जुड़ी हर तरह की न्यूज़ और वीडियोस। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से कर लीजिए, इसे बिल्कुल ना भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है IBPS PO वर्सेस IBPS SO, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर वर्सेस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें कौन बेटर होता है? तो चलिए इस हॉट टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं। जनरली लोग हमेशा जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स होते हैं वो इन दोनों एग्ज़ाम्स से काफ़ी फेमिलियर होते हैं और उनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि भैया इसमें बेटर कौन है, क्या चूज़ करें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोनों के बीच में सारे डिफरेंसेस और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट। IBPS PO, जॉब प्रोफाइल ऑफ IBPS PO प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो गाइस, बैंक पीओ जो होते हैं वो स्केल 1 डिप्टी मैनेजर के डेजिग्नेशन पे सेलेक्ट होते हैं। जब वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको स्केल 1 से उनकी डेजिग्नेशन दी जाती है और उनका प्रोबेशन पीरियड होता है 2 इयर्स का। वो बैंक पीओ जो होते हैं बैंक के फर्स्ट ऑफिसर होते हैं। फर्स्ट ऑफिसर का मतलब, जब आप बैंक में एंटर करते हो तो आपको कैश काउंटर और एक क्लर्क का काउंटर दिखता है, जहां आप जाते हो आपकी कुछ भी क्वेरीज लेकर के, आधार अपडेट करना है, मोबाइल फ़ोन अपडेट करना है या कुछ भी। और एक फर्स्ट ऑफिसर का कैबिन होता है जहां पर आप जाते हो आपके कोई भी प्रॉब्लम लेके। तो जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर होता है वो बैंक पीओ होता है। बाकी के जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स, जो मैनेजर्स होते हैं, वो पीछे बैठते हैं और जो ब्रांच मैनेजर होता है उसका तो खुद का एक अलग कैबिन होता है। बैंक पीओ को बेसिकली एक बहुत ही वर्सेटाइल एनवायरनमेंट में काम करना होता है। बेसिकली उसके ऊपर कुछ भी फेंक दिया जाता है। जब वो बैंक पीओ ज्वाइन करता है तो उसे फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, हर तरह के काम ब्रांच मैनेजर थ्रो कर देगा, कह के कि तुम्हें बहुत सीखना है, अभी तुम्हारे कैरियर की शुरुआत है, यू आर इन योर 20s। तो उसे हर काम का एक्सपोजर के नाम पे सब कुछ दे दिया जाता है। उसे बैंक में कस्टमर्स हैंडल भी करने होते हैं, आफ्टर आवर्स में कैश टैली और अदर वर्क्स भी होते हैं, एंड इवन बाहर जाकर मार्केटिंग का जो सोर्सिंग होती है, हर ब्रांच को लोन्स और कई तरह के अदर टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं। और जनरली मार्केटिंग ऑफिसर्स गवर्नमेंट बैंक्स में बहुत ही कम होते हैं, तो इनको जाके अपने ब्रांच के लिए मार्केटिंग क्लाइंट्स भी सोर्स करने पड़ते हैं। बैंक पीओ जो होता है ड्राफ्ट, चेक, एटीएम कार्ड, ये चीज़ें इशू करते हैं। तो ये थी बैंक पीओ की जॉब प्रोफाइल। अब बात करते हैं IBPS SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की प्रोफाइल। बेसिकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर एक स्पेशलिस्ट कैडर की जॉब होती है और आपके पास अगर स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन हो तो ही आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक में एज HR मैनेजर जॉब किया है। मैं MBA HR विथ वर्क एक्सपीरियंस था, तब मैं उस एग्ज़ाम में अप्लाई किया और फिर मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, रिटन क्वालिफाई करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एज HR मैनेजर ज्वाइन किया। तो देखते हैं क्या क्वालिफिकेशंस ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल, IT ऑफिसर। IT ऑफिसर जो होते हैं उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी ज़रूरी है और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अगर स्टार्टिंग IT ऑफिसर है तो फ्रेशर भी चल सकते हैं। उनका काम होता है डेटा सेंटर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। बैंक्स के जितने भी ब्रांचेस हैं वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं होनी चाहिए। जितने ATMs आपके जोन में है, बैंक क्या करती है, जोन्स में डिवाइड करती है। जैसे मैं पुणे ईस्ट जोन में था। पुणे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 3 जोन में डिवाइड किया है, पुणे ईस्ट, पुणे वेस्ट, पुणे सिटी। तो पुणे ईस्ट के जो एरियाज आते हैं, हड़पसर एंड ऑल दोज एरियाज, वहाँ जितने ATMs हैं वो हमारे जोन के IT ऑफिसर्स के अंडर आते थे और उनकी एफिशिएंसी, उनमें कोई भी इशू ना आए, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद कुछ भी कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हुआ, कुछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोई भी नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज है, सब उन्हें देखना होता है। सॉफ्टवेयर और MIS का मेंटेनेंस भी उन्हें ही देखना होता है। जितने CCTV कैमराज लगे हुए हैं वो सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ मिल करके बैंक के IT ऑफिसर देखते हैं। सेकेंड इज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिनके पास एग्रीकल्चर की डिग्री होती है, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको बेसिकली रूरल ब्रांचेस में पोस्टिंग मिलती है और उनको एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स और लोन्स और ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना होता है। तीसरा है राजभाषा अधिकारी यानी हिंदी ऑफिसर। अगर आपके पास हिंदी में मास्टर्स की डिग्री है तो आप
अगर आपने एमए हिंदी से किया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और उनका काम हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। हर चीज़ को जो इंग्लिश में सर्कुलर्स आते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स, उन्हें उसे हिंदी में ट्रांसलेट और वाइस वर्सा प्रूफ रीड करके इंग्लिश में भी सर्कुलेट करना पड़ता है। कई तरह के उनको कैंपेन्स चलाने होते हैं, हर क्वार्टर में एक हिंदी सम्मेलन रखना पड़ता है। तो इस तरह के उनके भी अलग अलग काम रहते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफिसर। लॉ की डिग्री रखने वालों को बैंक में एज अ लॉ ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और सारे लिटिगेशन, जितने भी तरह के लीगल कंप्लेंट्स होते हैं उनको देखने होते हैं। बैंक के पैनल में लॉयर्स होते हैं। ये लॉ ऑफिसर उन लॉयर्स को असिस्ट करते हैं, साथ में आरटीआई क्वायरीज भी ये देखते हैं। नेक्स्ट इज एचआर ऑफिसर। मैं खुद एक एचआर मैनेजर रह चुका हूँ। सो एचआर तो बेसिकली आप पूछिए डीजेडएम का राइट हैंड मैन होता है। जोनल मैनेजर के अंडर डिप्यूटी जोनल मैनेजर होता है और उसका मैं राइट हैंड था। बेसिकली हर ब्रांच में हर तरह के नेटवर्क, हर तरह के मैन पावर इशूज़, कंप्लेंट्स, डिसिप्लिनरी मैटर, ट्रांसफ़र, कंपनसेशन, कई तरह के रिम्बर्समेंट, पर्क्स, क्लैरिफिकेशन, सब कुछ एचआर को देखने होते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर जो होते हैं उनका काम बेसिकली बिजनेस क्लाइंट्स लाना होता है। बड़े बड़े जितने क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि लोन के लिए हो गया, ये सब मार्केटिंग ऑफिसर्स को जाके लाना होता है। B2B वर्क उनका काफ़ी रहता है। नेक्स्ट इज पे स्केल, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो बेसिकली आईबीपीएस और एसओ दोनों सेम पे स्केल पे स्टार्ट करते हैं। स्केल 1 में दोनों का अभी 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद बैंक की सैलरी रिवाइज हुई है, तो लेटेस्ट स्केल 1 की स्टार्टिंग पे 48,400 रुपीज़ है। तो दोनों पीओ और एसओ को यही मिलती है। और पर्क्स और बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6-in-1 रिम्बर्समेंट्स थे। वो पेट्रोल, मोबाइल, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें जो है मैंने एक अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर की है, वो इन सभी को बराबर ही मिलती है। सिटी वाइज ये वेरी करती है। सो बेसिकली यहाँ कोई बहुत खास डिफरेंस होता नहीं है। और गवर्नमेंट बैंक्स में आपको पता होगा कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता टारगेट अचीव करने पे, या क्लाइंट्स लाने पे, या ज़्यादा बिजनेस लाने पे, या लोन्स का अगर आप टारगेट अचीव करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको जोनल ऑफिस में बुलाकर एक फेलिसिटेशन सेरेमनी हो जाएगी, बुके दे दिया जाएगा, बट कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। प्रोज ऑफ आईबीपीएस पीओ। सो आईबीपीएस पीओ के प्रोज क्या है? सबसे पहला है बैंक जॉब का स्टेटस। आपको मार्केट में एक बैंक जॉब का, एक गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस मिल जाएगा जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब स्टेटस होगा। दूसरा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन अ चैलेंजिंग एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट। आपके ऊपर हर चीज़ थ्रो कर दी जाएगी तो आप जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में काम करोगे। सो बेसिकली आप प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल करोगे और सीखते सीखते आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हो। इवन आप आरबीआई और अदर फॉरेक्स एरियाज में भी जा सकते हो। फास्टर प्रमोशन इन करियर ग्रोथ। हर 3 साल पे आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जो आईबीपीएस पीओ होते हैं वो अगर अपना टारगेट और सब कुछ अचीव कर रहे हैं तो हर 3-3 साल पे प्रमोट होके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो स्केल 8 होता है, स्केल 1 टू स्केल 8 होते हैं, सो बेसिकली वो स्केल 8 तक जा सकते हैं। स्केल 9 ऑफ कोर्स चेयरमैन एंड सीएमडी होता है, जो कि सिलेक्शन बोर्ड अपॉइंटमेंट कमेटी करती है, बट स्केल 8 तक वो जा सकते हैं। ईडी भी एक्चुअली अपॉइंटमेंट उधर से ही होती है, बट बेसिकली जो पीओज होते हैं वो ईडी बनने तक एलिजिबल होते हैं और जर्नलिस्ट कैडर से ही ईडी बन के दूसरे बैंक्स में जाते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स ऑफ आईबीपीएस पीओ। नो वर्क लाइफ बैलेंस। सबसे पहले तो आप लाइफ भूल जाइए। अगर आपने बैंक पीओ ज्वाइन कर लिया ना तो ये जान लीजिए कि आपकी कोई लाइफ नहीं है। ठीक है। एन ऑफिसर इज ऑन ड्यूटी फॉर 24 आवर्स। रेगुलेटेड वर्क आवर्स यूनियंस की डिमांड है, बट बैंक में कोई रेगुलेटेड वर्क आवर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे ब्रांचेस का टाइम 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइडेड होता है, 9 to 4 ब्रांच, 10 to 5 ब्रांच और 11 to 6 ब्रांच। ओके, तो जैसे आपकी 10 से 5 की ब्रांच है तो आपको आना 10 बजे के पहले है, क्योंकि 10 के पहले कस्टमर्स की ब्रांच के बाहर लाइन हो जाए। जब ब्रांच का मेन गेट बंद होता है ताला लग के, उसके 5-10 मिनट पहले से ही कस्टमर्स आके बाहर खड़े होने लगते हैं। तो आपको आना तो टाइम पे है, बट 5 बजे जाना तो आप भूल जाना, बिकॉज पहले तो आप 5 बजे तक काम करोगे, उसके बाद वो पूरा दिन भर का जो कैश ट्रांजैक्शन है वो आप टैली करोगे, सभी कुछ करोगे। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कई तरह के टारगेट्स होते हैं, लोन्स करना, ईएमपीपी करना, और बहुत सारे इस तरह के अदर वर्क्स होते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड, दिस दैट, वो सब आपको उसका कंप्लीट करना है। तो बेसिकली रात के 8 तो आराम से बच जाते हैं, और अगर आप सिटी ब्रांचेस में हैं तो रात के 9 भी बच जाएंगे।
ठीक है, और 2 सैटरडेज ऑफ मिलते हैं, बट ब्रांच के टारगेट के हिसाब से आपको ब्रांच मैनेजर ब्रांच सैटरडे को छुट्टी के दिन भी बुला लेगा दैट ये टारगेट पूरा करना है तो आ जाओ। और सैटरडेज भी, ये बहुत ही बुरी आदत है बट बैंक्स में लोग जाते हैं। सो अगला है कोई सिस्टम ऑफ वर्किंग नहीं। अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहे हैं तो आप देखोगे कि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में हर चीज़ एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हर ब्रांच का अपना अलग काम करने का तरीका है। आपके पहले के जो ऑफिसर्स ट्रांसफर होके गए वो अपनी मर्जी से चलाते थे, कोई भी आपको डेटा बेस नहीं मिलेगा, कोई भी आपको होता है ना कि पैटर्न सेट है, इस चीज़ को ऐसे अप्रोच कर रहा है, फाइल्स बनी हुई है, कुछ नहीं, सब चीज़ आपको पेपर में ढूंढो, हर चीज़ खुद से करना है। अगला और सबसे खतरनाक, हैंडलिंग रूड कस्टमर्स एंड हेक्टिक वर्कर्स। बेसिकली कस्टमर्स का ये फ्रंट डेस्क है। कस्टमर्स को अगर ऑनलाइन कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपना एंगर वेंट आउट नहीं कर सकते, बट वो ब्रांच में आकर अपना गुस्सा निकालते हैं। उनको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो आकर ब्रांच में चिल्लाना शुरू कर देंगे। और कस्टमर्स, कई रूड कस्टमर्स आते हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, जो बहुत ही पेनफुल इश्यूज होता है बैंक पीओ के लिए और सभी लोगों के लिए, और ऊपर की मैनेजमेंट भी इस केस में सपोर्ट नहीं करती है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बेसिकली पीओ लेवल पे कुछ होता है, आपके बैंक के ब्रांच लेवल पे आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। अगर कुछ आईटी रिलेटेड इश्यूज है, कुछ भी है, तो वो तो भैया हेड ऑफिस से ही नेटवर्क इशू सॉल्व होगा। अगर इस तरह से कुछ बिग डिफेक्ट है, कुछ भी खतरा, जैसे एक पर्टिकुलर कस्टमर का जो है नेट बैंकिंग ब्लॉक हो गया था, अब उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी, गलत पासवर्ड डाला तो ब्लॉक हो गया, तो ब्रांच आके उसने रिक्वेस्ट रेज की, हमने रिक्वेस्ट ब्रांच से भेज दी। अब हेड ऑफिस में जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको उसे रिजॉल्व करना होता है, कुछ रीजन से वहाँ नहीं हुआ। अब कस्टमर हेड ऑफिस तो जा नहीं सकता है, तो वो ब्रांच में आके लड़ रहा था कि मेरा डेली का ट्रांजैक्शन करना है, कैसा घटिया ब्रांच है, मैं बैंक चेंज कर रहा हूँ, दिस दैट, वो आके पूरा हंगामा किए जा रहा था। उसके कई कस्टमर्स बिना डॉक्यूमेंट लेके ही आते हैं और उसके बाद चिल्लाते हैं। कई कस्टमर्स जब एटीएम कार्ड खत्म हो गए थे, शॉर्टेज हो गई थी, उस पर आके चिल्लाते हैं। सो बेसिकली आईपीओ को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। उसके बाद अगला, रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। हर 3 साल में आपका ब्रांच चेंज होगा, और ये 3 मैक्सिमम है विद इन 1 ईयर। पीओ को तो हर एक एक साल में, बल्कि कुछ पीओस को तो मेरे सामने 6-6 महीने में डीजेडएम कहते थे कि ऑर्डर निकाल दो इनका, 6 महीने में एक ब्रांच, फिर अगले 6 महीने में एक ब्रांच, और साल में तो है होना ही आपको। हमारे बैंक में 4 तरह की ब्रांचेस होती है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रो ब्रांचेस। मेट्रो ब्रांचेस मतलब वेरी हाई सिटी की ब्रांचेस, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद टाइप की। तो हर ब्रांच का आपको एक्सपोजर देना है, और हर 3-3 साल में तो परमानेंट आपका ब्रांच चेंज होना है, और हर 5 साल में आपका जोन चेंज होगा। जैसे आप पुणे जोन में हो तो आपको मुंबई जोन फेंक दिया जाएगा, आपको चंडीगढ़ जोन फेंक दिया जाएगा, आपको गुवाहाटी जोन फेंक दिया जाएगा, चेन्नई जोन फेंक दिया जाएगा, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी 5 साल के बाद फेंक दिया जाएगा। पोस्टिंग इन रिमोट रूरल ब्रांचेस ऑल इंडिया, तो कहीं भी रूरल ब्रांच, आपको रूरल ब्रांच का एक कोटा होता है 3 ईयर टेन्योर, 3 साल बैंक पीओ को रूरल टेन्योर पूरा करना ही करना है, तो कहीं भी आपको ऑल इंडिया रूरल ब्रांच में भेज दिया जाएगा। Extreme pressure from zonal and head offices to meet the target of loans and new business etc. डेली ऑपरेशन से जो है बैंक्स का प्रॉफिट नहीं होता है, बैंक्स का प्रॉफिट होता है लोन, पीएफ और कई तरह के अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देने से। सो जो जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस रहेंगे वो काफ़ी प्रेशर, आप शाम 5 बजे तक आपके ऊपर कस्टमर का प्रेशर रहेगा। उनके जाने के बाद जब कस्टमर से आपको मुक्ति मिल गई तो जेडो से फ़ोन पे फ़ोन आएंगे। मेरे बगल में ही जितने जेडो के अदर डिपार्टमेंट्स के लोग थे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और कई तरह के डिपार्टमेंट वाले, लोन प्रोसेसिंग सेल वाले, वो सब लग जाते थे एक एक करके हर ब्रांच को शाम 5 बजे के बाद फ़ोन कर करके कि कितना टारगेट हुआ, क्या हुआ, इसका क्या हुआ, रिकवरी वाले फ़ोन करते थे, वो सब शुरू हो जाते। तो शाम 5 बजे तक कस्टमर आपको परेशान करेंगे, 5 के बाद जेडो के ये ऑफिशियल्स आपको परेशान करेंगे। एंड लास्ट इज मोनोटोनस वर्क। तो जो वर्क है वो काफ़ी मोनोटोनस रहेगा, सेम काम आपको डेली डेली करना है, तो कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती। अगला है प्रोज ऑफ आईबीपीएस एसओ। एसओ जो होते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उनका स्पेशलाइज्ड वर्क रहेगा, जैसे मेरा एचआर था, मार्केटिंग वाले का मार्केटिंग रहेगा। सो बेसिकली उनका स्पेशलाइज्ड वर्क रहेगा, कस्टमर डीलिंग नहीं रहेगी। गुड वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा इस मामले में, नो कस्टमर डीलिंग। शाम के 7 बजे के करीब में
आप घर जा सकते हो। वैसे हेड ऑफिस में ये चीज़ लागू नहीं होती, हेड ऑफिस में कुछ लोग लेट सेटिंग करते हैं, बट मैं जब हेड ऑफिस में था मैं चले जाता था शाम के 7 बजे, अपना काम फिनिश करके निकल जाओ। गुड चांस टू लर्न डोमेन नॉलेज, क्योंकि आप अपने पर्टिकुलर डोमेन में हो तो आप उस डोमेन से रिलेटेड काम करोगे। जैसे मैंने एचआर पॉलिसीज़ पे काम किया, एचआर स्ट्रैटेजी पे काम किया, रिक्रूटमेंट पे काम किया। लेस फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, यहाँ पर हर 5 साल में ही आपका सिर्फ ट्रांसफ़र होगा और पोस्टिंग्स भी जोनल और हेड ऑफिस में होगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इन एसओ। अब कॉन्स ऑफ आईबीपीएस एसओ, प्रमोशन और ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि एसओ जो है ना वो आप यही समझ लो ब्रांच, हर ब्रांच में पीओ की ज़रूरत है। ऑल ओवर इंडिया सोचिए कितने ब्रांच है, बट जैसे एसओ होंगे वो सिर्फ जोनल ऑफिस में पोस्ट होंगे। मतलब बैंक के, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 42 जोन्स हैं ऑल ओवर इंडिया, तो हर जोन में सिर्फ एक ही एचआर ऑफिसर हो सकता है, तो 42 एचआर ऑफिसर हो सकते हैं। और फिर एक हेड ऑफिस में एचआर का डिपार्टमेंट है जिसमें 30-40 लोग हैं, तो ऑल ओवर इंडिया आप समझ लो खाली 80 ही लोग एचआर में रहेंगे। जबकि अगर आप पीओ देखो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 20,000 25,000 ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस हैं, सो 20,000 पीओ हो जाएंगे। सो इसीलिए जो प्रमोशन है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। सेम चीज़ मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, लॉ के लिए, हिंदी ऑफिसर के लिए, आईटी ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर वाले के लिए। अगला सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है कैडर लिमिट। जैसे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं ना, सिर्फ स्केल 3 तक का ही उनका पोस्ट होता है। स्केल 1 डिप्यूटी मैनेजर, स्केल 2 मैनेजर और स्केल 3 होता है सीनियर मैनेजर। उसके ऊपर के जितने पोस्ट है, स्केल 4 चीफ मैनेजर, स्केल 5 एजीएम, स्केल 6 डीजीएम, स्केल 7 जीएम और स्केल 8 होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये सब जनरलिस्ट कैडर के पोस्ट हैं। तो हर 3 साल बाद जब आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हो तो बैंक के इंटरनल सॉफ्टवेयर पर आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो अगर आप स्केल 3 बन चुके हो और आप स्केल 4 के एग्जाम के लिए अपियर करना चाहते हो तो आपको वो वहाँ पर ऑप्शन डालना होगा कि आप स्पेशलिस्ट कैडर को छोड़ रहे हो और अब आप जनरलिस्ट कैडर ऑप्ट कर रहे हो, तभी आप स्केल 4 के एग्जाम में बैठ सकते हो। और आप प्रमोट होने के बाद आपका स्पेशलिस्ट कैडर खत्म हो जाता है, उसके बाद आप जनरलिस्ट बन गए हो और आपको ऑल इंडिया कहीं भी ब्रांच मैनेजर बना के पोस्ट किया जा सकता है। अनदर थिंग इज ऑफिस पॉलिटिक्स इन जोनल ऑफिसेज एंड हेड ऑफिसेज। ब्रांच में क्या होता है, लोग के ऊपर काम का इतना प्रेशर होता है कि वहाँ पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं होता है। और ब्रांच में 3-4 लोग ही होते हैं ब्रांच मैनेजर के पास, तो ब्रांच मैनेजर को पता होता है कि इन्हीं से मुझे काम लेना है, तो वहाँ काम में आप फंसे रहते हो। बट जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस में ना ये पॉलिटिक्स और लॉबिंग और ये सब बहुत होता है, तो गुड बुक्स में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये काफ़ी बैड चीज़ है। जोनल मैनेजर थ्रेटन स्पेशलिस्ट ऑफिसर टू सेंड देम टू ब्रांचेस। अब जो जोनल मैनेजर होता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पे निकालता है। जैसे मेरे साथ जो मार्केटिंग ऑफिसर्स थे, जिस दिन उनका कुछ लोन का टारगेट पूरा नहीं हुआ, सारे जेडो में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है अनऑफिशियल। यूनियन ने तो कॉल भी दी थी कि सभी लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से क्विट कर जाओ। अब जेडो के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक अलग जोनल ऑफिस का ग्रुप बना हुआ है और उसमें जो जोनल मैनेजर है वो रात के 9 बजे जो है डेटा फिगर डाल रहा है कि इस पर्टिकुलर जोन ने इतना टारगेट अचीव किया लोन का, इस पर्टिकुलर जोन ने इतना किया और हमारे मार्केटिंग ऑफिसर जी आज 0 फिगर लेके आए हैं। तो इस तरह से काफ़ी मतलब वो डीमोटिंग होता है और ऑफिस के बाद भी उन बेचारों को ह्यूमिलिएशन करना होता है। तो और जो पसंद नहीं आता, जोनल मैनेजर सीधा थ्रेटन करता है कि मैं तुम्हें ब्रांच भेज दूंगा। और हेड ऑफिस जो होता है इस केस में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली आप स्पेशलिस्ट कैडर हो तो आप नहीं भेज सकते हो, लेकिन हेड ऑफिस इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं करता है और जोन में जोनल मैनेजर अपने मन की चलाने लगता है। सो दिस इज़ अ बैड थिंग ऑफ IBPS SO। तो ये थी कंपैरिजन पीओ वर्सेस एसओ की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनके क्या डिफरेंस है। आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा कैरियर कैसा है। दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं। तो ये थे आज की वीडियो और आप मुझे आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।